2025 जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए उम्मीदों और इम्तिहानों का साल रहा। करीबन 10 साल के लंबे इंतजार के बाद हुए विधानसभा चुनाव और फिर 16 अक्टूबर 2024 को उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने सत्ता संभाली। चुनाव के वक्त कई बड़े बड़े वादे किए, राज्य का दर्जा, रोजगार, बिजली, पानी, पहचान की बहाली। लेकिन अब 1 साल से ज्यादा वक्त बीतने के बाद सवाल यही है, क्या ये वादे जमीन पर उतरे? देखिए खास रिपोर्ट। I, Umar Abdullah, do swear in the name of God जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो सियासत के साथ साथ आम लोगों में भी एक नई उम्मीद जगी। 10 साल बाद लोकतंत्र की वापसी हुई और हर पार्टी अपने अपने वादों के साथ मैदान में उतरी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने लोगों से बड़े वादे किए और इन्हीं वादों के दम पर 16 अक्टूबर 2024 को एनसी कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आया। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी ने उन्होंने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी किए थे। इसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया था और इस मैनिफेस्टो में कई वादे उन्होंने किए थे आम लोगों से, आम वोटर्स से, और ये प्रॉमिस किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो इन प्रॉमिसेस को पूरा किया जाएगा। 16 अक्टूबर 2024 को उमर अब्दुल्ला ने एज ए चीफ मिनिस्टर यहाँ पे हलफ ली श्रीनगर के राजभवन में और श्रीनगर में, और उस दौरान भी उन्होंने एक कमिटमेंट दोहराई कि वो जितने भी वादे लोगों के साथ किए गए हैं उनको हम पूरा करेंगे। अब तब से लेकर तकरीबन 14 महीने हो गए हैं और इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या जो उमर अब्दुल्ला ने जो वादे किए थे क्या वो पूरे किए गए हैं या अभी पूरे नहीं हुए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने ऑटोनॉमी, स्टेटहुड, जॉब्स और बाकी चीज़ों पर जो प्रॉमिसेस किए थे लोगों के साथ मैनिफेस्टो के जरिए, क्या वो पूरे उन्होंने किए हैं या उसमें अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। उमर अब्दुल्ला सरकार के सबसे बड़े वादों में शामिल था जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना। उमर अब्दुल्ला बार बार कहते रहे कि राज्य का दर्जा बहाल होना कश्मीर की ज्यादातर समस्याओं का हल है। इसके अलावा अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की कोशिश, युवाओं के लिए रोजगार, हर साल करीब 1 लाख नौकरियों का वादा, बिजली और पानी की किल्लत से राहत और शिक्षा, कृषि, बागवानी और पर्यटन जैसे सामाजिक क्षेत्रों को मजबूत करने की बातें भी कही गयी। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला सरकार को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इस बीच विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। राज्य के दर्जे को लेकर विपक्ष जैसे कि पीडीपी का आरोप है कि अब तक सिर्फ प्रस्ताव पास हुए लेकिन जमीनी नतीजा शून्य है। केंद्र सरकार की तरफ से कोई तय सीमा नहीं आई और जम्मू कश्मीर अब भी केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। अनुच्छेद 370 और 35A को लेकर भी विधानसभा और कैबिनेट में प्रस्ताव पास किए गए, लेकिन आगे कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी। रोजगार के मोर्चे पर भी हालात चुनौतीपूर्ण है। बेरोजगारी को लेकर असंतोष लगातार बना हुआ है। हालांकि डेली वेजेस के मुद्दे पर एक कमेटी बनाई गई, लेकिन अब तक कोई अंतिम समाधान नहीं निकला। बिजली और पानी को लेकर कुछ राहत जरूर दी गई। गरीब परिवारों को फ्री यूनिट्स मिली। मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर का वादा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और हेल्थ सेक्टर को लेकर किए गए वादों की फहरिस्त भी कागजों से हकीकत में तब्दील नहीं हो पाई। लेकिन कुल मिलाकर संकट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। साल हो गए नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को। यहाँ पे उन्होंने जो वादे किए हैं पहले, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, अपनी गाड़ियों के लिए, अपने घर बनाने के लिए, कोई 200 फ्री यूनिट कभी कहीं नजर नहीं आता। पहले उन्होंने कहा था हम बिजली फ्री करेंगे, आपको बिजली फ्री देंगे, मीटर हटाएंगे। जब सीएम आया
जब उसको कुर्सी मिली तब उसने कहा यहाँ मीटर जरूरी है। ये सब उन्होंने धोखा दिया है, जुल्म किया है, सिर्फ अपने वोट बटोरने के लिए वो कहानियां उसने सुनाई, सब धोखा था। सिर्फ हम लोग आज देख रहे हैं सख्तियां ही सख्तियां। बार मेरी पूरी फैमिली ने वोट डाला इस बिना पर कि हमारा एक तो बिजली का जो ये इन्होंने 200 यूनिट कहा था कि फ्री हो जाएगा और गैस सिलेंडर हम फ्री देंगे, बहुत सारे इन्होंने वादे किए थे। मगर अब जो बार बार हमें उमर साहब कहता है कि भाई मुझे ये पावर नहीं है, ये पावर नहीं है, लोग बहुत ग्राउंड पे इस वक्त इतने परेशान हैं। क्योंकि मैं खुद एनसी के साथ सपोर्टर था, क्योंकि हमारी फैमिली एनसी के साथ सपोर्टर थी पहले से ही, मगर आज हम खुद सोच रहे हैं कि हमने कौन सी बड़ी गलती की है। मैं समझता हूँ लाखों के करीब बाकी रियासतों में जिस तरह से स्टार्टअप के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी वो खुलने चाहिए। सिर्फ फोटो सेशन और प्रेस रिलीज तक नहीं रहना चाहिए, ऑन ग्राउंड लोगों को लगना चाहिए कि सरकार जो है मरकज के उन प्लान्स को, उन चीजों को जो सेल्फ लाइन ग्रुप्स को प्रोजेक्ट करती है उस पर काम कर रही है। कि एक यूटी में सरकार चलाना कितना मुश्किल होता है। और अगर हम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात करें तो वो भी बार बार यही कह रहे हैं कि उनके पास पावर्स नहीं है, उनके पास इतने इख्तियारात नहीं हैं। यूटी के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन असली जो पावर है वो एलजी जो है एंजॉय कर रहे हैं। और कई फाइलें जो अप्रूव होती हैं, जो कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल आते हैं पॉलिसीज को, उसको भी एलजी जो है पूरा तरह से अप्रूव नहीं करते हैं, वो उन फाइलों पर बैठे हैं। साल 2025 के इस मोड़ पर विश्लेषकों का मानना है कि उमर अब्दुल्ला सरकार का पहला साल उम्मीदों और हकीकत के बीच फंसा नजर आता है। वादे बड़े थे, लेकिन संवैधानिक और राजनीतिक सीमाएं भी उतनी ही सख्त रहीं। एक साल के काम पर उमर अब्दुल्ला सरकार का कहना है कि उनकी सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है और उन्हें 5 साल बाद जवाब देना है और उनके काम को 5 साल के वक्त और उन्हें मिले अधिकारों के बिनाम पर ही आंका जाना चाहिए। हमारे साथ तो ये जुल्म हो रहा है, जो नेशनल उमर अब्दुल्ला सरकार के साथ एक जुल्म है, जो आप 10 महीने में और जो बीजेपी और पीटीपी के लोग और कुछ लोग दूसरे जो ए टीम है और बी टीम है जिनको लोगों ने नाम दिया वो लोग कहते हैं बताओ उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या किया, बताओ उमर अब्दुल्ला ने ये क्या किया। वो अपने दौर में जब यहाँ उनका दौर चल रहा था 10 वर्षों में, वो उसका जवाब दे दे। हमसे 1 साल का जवाब क्या मांग रहे हैं वो? पहले तो मैं उनको 10 साल का जवाब मांगती हूँ कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। 10 साल में हमारा सब कुछ खत्म किया है, हमारी आइडेंटिटी खत्म की है, हमारी शिनाख्त खत्म की है। हमारा जम्मू कश्मीर जो एक बहुत पुरानी रियासत थी उसको तोड़ फोड़ किया गया है। उमर अब्दुल्ला सरकार ने वादों के ना पूरा होने की वजह एलजी प्रशासन और केंद्र सरकार को भी ठहराया, लेकिन कई वादे अब भी अधूरे हैं और जनता की निगाहें आने वाले साल पर चुनी हुई सरकार के कामों पर टिकी हुई है। देखना होगा कि 2026 में ये वादे सिर्फ इकरार रहेंगे या इख्तियार भी बन पाएंगे। कि उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि 5 साल है मेरे पास, 5 साल के दौरान ये सारे वादे पूरे किए गए, लेकिन जो 2025 में जो उनके 12 महीने मिले उनको काम करने के, उसमें वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। हालांकि उमर अब्दुल्ला ये भी कहते हैं कि 2025 सिंदूर हुआ, इसी में जो फ्लड प्रॉब्लम हुई, कई इश्यूज आए, जिसकी पहलगाम का अटैक हुआ, तो वो ज़्यादा डिलीवर नहीं कर पाए। टूरिज्म इससे प्रभावित हुआ, बाकी चीज़ें प्रभावित हुई। लेकिन आम लोग सवाल पूछ रहे हैं, खासकर पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रहे हैं कि आपने स्टार्ट ही इतना अच्छा नहीं किया तो अंजाम क्या होगा, आगाज अच्छा नहीं हुआ तो अंजाम क्या होगा। जो स्टेटहुड न मिलने का बहाना है वो आगे उसी पर ज़्यादा बात करते रहेंगे कि मेरे पास स्टेटहुड नहीं है, पावर्स नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्या वो कुछ कर पाएंगे या ना कर पाएंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन जान के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। साल 2025 का सियासी कैलेंडर कई अहम चुनावी इम्तिहानों का गवाह बना। राज्यसभा की 4 सीटें हो या विधानसभा की 2 उपचुनाव सीटें, हर मुकाबले ने अपने मायने बदले। इन्हीं में एक अहम नाम रहा जम्मू का नगरोटा उपचुनाव, जहां सहानुभूति, सियासत और युवा चेहरे ने मिलकर नतीजों की तस्वीर तय की। कैसे बीजेपी ने यहां बड़ी जीत दर्ज की और विपक्ष क्यों चूक गया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। साल 2025 में जम्मू कश्मीर में बडगाम और नगरोटा 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। नगरोटा सीट बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद खाली हुई थी। बीजेपी ने उनके निधन के बाद उनकी बेटी देवयानी सिंह राणा को मैदान में उतारा।
11 नवंबर को मतदान हुआ और 14 नवंबर को आए नतीजों ने नगरोटा की सियासत को नई दिशा दे दी। 2025 की अगर हम बात करें तो सियासी तौर पर जम्मू कश्मीर में बाई पोल्स हुए, राज्यसभा पोल्स भी हुए, लेकिन जो 2 वैकेंट सीटें थी असेंबली की उनको भी भरा गया। ये वैकेंट सीट्स थी, अगर हम जम्मू की बात करें तो नगरोटा की थी। नगरोटा से देवेंद्र सिंह राणा जो कि पहले कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए थे और 2024 में जब इलेक्शन हुए थे तो 2024 में उन्होंने रिकॉर्ड 30,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता था। लेकिन उसके फौरन बाद कुछ महीनों के बाद ही उनका देहांत हो गया, वो इस दुनिया से चले गए और उसके बाद ये सीट वैकेंट हो गई। इस तरह से बड़गाम की सीट भी वैकेंट हो गई थी उमर अब्दुल्ला के वहां से रिजाइन करने के बाद, क्योंकि वो 2 सीटों से चुनाव जीते थे। बीजेपी उम्मीदवार देवयानी सिंह राणा ने निर्णायक जीत दर्ज की। उन्हें कुल 42,350 वोट मिले, जबकि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह को 17,703 वोट मिले। इस तरह देवयानी ने 24,647 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार शमीम बेगम तीसरे स्थान पर रहीं, जिन्हें सिर्फ 10,846 वोट मिले। नगरोटा की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो देवेंद्र सिंह राणा रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव जीते थे, लेकिन उनके डेथ के बाद ये सीट खाली रही और उसके बाद ही लग रहा था कि पार्टी जो है वहां से उनकी जो पुत्री है, डॉटर है देवयानी सिंह राणा, उनको चुनाव लड़वा सकती है। और इसीलिए देवयानी ने अपने पापा की डेथ के फौरन बाद कुछ दिनों के बाद ही नगरोटा का रुख किया, जगह जगह पे वो घूमी और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ या उसके बाद फ्लड्स में, क्योंकि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में फ्लड से काफी नुकसान हुआ था, लेकिन वो वहां पे बराबर कैंपेन करती रही, जगह जगह वो पहुंची और रैलीज के जरिए, नुक्कड़ कॉर्नर मीटिंग्स के जरिए उन्होंने अपने जो वहां पे लोग थे उनके साथ कांटेक्ट बराबर जारी रखा। तो इलेक्शंस वहां पे हुए, नगरोटा में इलेक्शंस हुए, उसके साथ साथ बड़गाम के इलेक्शंस भी हुए और जब चुनाव करने की बात हुई तो चुनाव में जो एक्सपेक्टेड लाइन्स में देवयानी सिंह राणा को ही पार्टी ने नॉमिनेट किया। पार्टी ने बीजेपी ने फैसला किया कि देवयानी राणा को ही वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में कौन चुनाव लड़ेगा इस पर ही सहमति नहीं बन पाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती थी कि कांग्रेस वहां से चुनाव लड़े। कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी चुनाव लड़ा था, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को ऑफर किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑफर किया कांग्रेस को ये सीट और कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप वहां से चुनाव लड़िए, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया। इस जीत के पीछे सबसे बड़ी वजह रही सहानुभूति और विरासत का असर। देवयानी राणा ने अपने पिता दिवंगत विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के तुरंत बाद राजनीति में कदम रखा। बीजेपी ने इसे उनके अधूरे सपनों और सेवा की विरासत को आगे बढ़ाने के तौर पर पेश किया। नगरोटा में पार्टी का पारंपरिक आधार और भावनात्मक जुड़ाव दोनों ने देवयानी राणा के पक्ष में माहौल बनाया। चुनाव हुए, बहुत ही जबरदस्त कैंपेनिंग हुई। अगर हम बीजेपी की बात करें तो देवयानी राणा ने जबरदस्त कैंपेनिंग की वहां पे और उस कैंपेनिंग का हिस्सा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि भाजपा उनके चाचा भी हैं, यूनियन मिनिस्टर भी हैं। इस तरह से जो पार्टी के कदावर बाकी नेता हैं वो भी नेशनल लेवल के, जो तारुण चूक जैसे नेता जो कि इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी, उमर अब्दुल्ला भी वहां पे आए। उमर अब्दुल्ला ने भी अपने पार्टी के कैंडिडेट के हक में एक रैली की, लेकिन उस दिन उनकी माइक ही रह गई थी, माइक ही बंद हो गई थी। वो भी एक बड़ी ही मिस्टीरियस कहानी है। अगर हम हर्षदेव की बात करें तो उन्होंने अपने दम पे चुनाव लड़ा और अपने दम पे ही उन्होंने वहां पे कैंपेनिंग की, जबरदस्त कैंपेनिंग हुई, जगह जगह पे रैली मीटिंग्स हुई नगरोटा में और कैंपेनिंग के बाद वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद रिजल्ट्स आ गए। चुनावी रणनीति भी इस जीत का अहम पहलू रही। नगरोटा में मुकाबला त्रिकोणीय रहा, बीजेपी, जेकेएनपीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच। विपक्षी वोटों का एकजुट न होना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। इसके साथ ही युवा चेहरा होने का फायदा भी देवयानी राणा को मिला। उन्होंने रोजगार, बेहतर शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर फोकस किया, जिससे युवाओं और महिलाओं का समर्थन उन्हें मिला।
नगरोटा बाईपोल जब हुए, उसमें जो वोटिंग हुई और उसके बाद जब रिजल्ट्स आए तो वो एक्सपेक्टेड लाइन्स में भी थे और चौंकाने वाले भी थे। एक्सपेक्टेड लाइन्स में ये था कि देवयानी राणा की जीत सुनिश्चित थी, देवयानी राणा जीतेगी वहां से, उसकी चर्चा हर कोई कर रहा था, हर कोई क्लेम कर रहा था। उसका मेन रीजन था देवयानी राणा को अपने पापा का एक सिंपैथी वोट भी मिला, उनको एक सिंपैथी वोट मिला। और अगर हम राणा की बात करें, राणा फैमिली की बात करें, तो नगरोटा पे उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। अगर हम उनके पापा की बात करें देवयानी राणा के, तो उन्होंने लगातार जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी थे या एमएलए के तौर पर या एज ए लीडर के तौर पर भी नगरोटा को उन्होंने बहुत ज्यादा तवज्जो दी थी। और नगरोटा वो जगह जगह पे घूमते थे, नगरोटा को अपनी एक फैमिली मानते थे राणा। तो उसके बाद जब उनकी पुत्री आई मैदान में तो उनको भी उसका फायदा मिला, सिंपैथी वोट मिला और वो चुनाव वहां से भारी मतों से जीती। अब ये सब सोच रहे थे कि क्या वो 30,000 के आंकड़े को क्रॉस करेगी जो कि उनके पापा ने जीता था, लेकिन वो 24,000 वोट, वो भी बहुत बड़ा मार्जिन होता है। 24,000 वोटों से वो 24,000 से ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीती। वहां से तकरीबन 42,000 से ज्यादा वोट उनको वहां से मिले हैं। हालांकि टोटल जो वोट है वो 96,000 है। 96,000 में भी तकरीबन 80,000 लोगों ने वोट डाला था, उसमें उनका जो जीत है वो तकरीबन 24,000 से ज्यादा थी। साल 2025 में नगरोटा उपचुनाव बीजेपी के लिए बड़ी सियासी बढ़त के तौर पर दर्ज हुआ। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये नतीजा एक बड़ा झटका साबित हुआ। सहानुभूति की लहर, मजबूत संगठन और बिखरा हुआ विपक्ष, इन तीनों ने मिलकर नगरोटा में जीत की इबारत लिखी। साल के आखिर में यही चुनाव बताता है कि जम्मू की सियासत में चेहरे, भावनाएं और रणनीति तीनों का संतुलन कितना अहम रहा। 2002 हो, 2008 हो, 2024 हो, अब 2025 में भी चुनाव वहां से पार्टी जी ने सिर्फ 96 और 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां से चुनाव जीती है। तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा एक बूस्ट मिला है, क्योंकि अब फिर के 29 मेंबर हो गए और बीजेपी ने अपना गढ़ बचा लिया। जो उनका ट्रेडिशनल होल्ड है जम्मू में, उसको उन्होंने बचाया। मुद्दे वही थे, धारा 370 हटने के बाद की जो डेवलपमेंट है या जो मोदी सरकार की जो काम है, उनको पार्टी ने गिनाया। तो ये एक बड़ा बूस्ट है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़गाम की सीट से हारना भी एक बड़ा सेटबैक था, और नगरोटा की सीट में तीसरे मुकाम पे आना वो भी पार्टी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी। और जिस तरह से पार्टी को बहुत कम वोट मिले वो भी, और उसका जो कहा जाता है पॉलिटिकल ऑब्जर्वर से कहते हैं कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में पहले से ही एक तजाद था या डिफरेंसेस थी, और जिस तरह से कांग्रेस ने मना कर दिया, लास्ट मोमेंट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना कैंडिडेट आनन फानन में उठाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं पोल स्ट्रेटजी में गड़बड़ हो गई और उस स्ट्रेटजी का फायदा बीजेपी को मिला। और उससे भी ज्यादा हर्षदेव ने जो है स्पेस, जो अपोजिशन की स्पेस है, उसको अपने पाले में कर दिया। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट जाना था वो हर्षदेव को चला गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये एक बुरी खबर थी, लेकिन बीजेपी के लिए एक बड़ी खबर नगरोटा से उनके चुनाव जीतने से हुई है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।